हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एडुटेक। मेरा नाम है निकी हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। हम स्टार्ट कर चुके हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके बारे में मैंने बोला था कि अगर आपने यहाँ पर प्रॉपरली दिमाग नहीं लगाया अपना तो ये आपकी एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी भी बन सकता है, और उसको हमने बहुत अच्छे से समझा था। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे समझा, क्योंकि मैंने अपने लेवल पे बहुत अच्छा पढ़ाया उसको, ठीक है। अगर आपका ऐसा है कि सिर्फ वीडियोस देखी जा रही है और आप अपनी मेहनत खुद से नहीं कर रहे हैं तो मैं तो क्या आपका नीट कोई भी क्रैक नहीं करवा सकता। आज हम डिस्कस करेंगे शटल सिस्टम के बारे में और थोड़ा सा ईटीएस के बारे में मैं डिस्कशन कर लेती हूँ, एक रिकेप करवा देती हूँ आपका 1 मिनट के अंदर। तो लास्ट में ईटीएस में मैंने क्या बोला था कि वहाँ पर क्या हो रहा है ईटीएस के अंदर कि NaDH2 हो या FADH2 हो, उससे इलेक्ट्रॉनों को कहाँ पर ऑक्सीजन तक पहुँचाया जा रहा है, ठीक है, ताकि लास्ट में मेटाबॉलिक वाटर बन रहा है, जो कि हमारा मेन एम नहीं है। हमें कुछ भी करके प्रोटॉन ग्रेडियंट वहाँ पर क्रिएट करना था ताकि क्या हो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ATP का सिंथेसिस हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज आपने देखा, जब NaDH2 से हमारा क्या हुआ, ETS साइकिल स्टार्ट हुआ तो वहां पर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो है वो हेल्प कर रहे थे एंड कंप्लीट 3 ATP का फॉर्मेशन हो रहा था। मैं 3 ATP इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको वही याद रखना है आपके नीट एग्जाम के क्लियर होने तक। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ एक्यूरेटली तो वो 2.5 ATP थी। देन FADH2 से जब ETS साइकिल स्टार्ट होता है तो आपका वहां पे कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो है वो काम करता है। कॉम्प्लेक्स सेकेंड, थर्ड, फोर्थ काम करने के बाद में FADH2 से कितने ATP का फॉर्मेशन होता है, कंप्लीटली 2 ATP का फॉर्मेशन, और एक्यूरेटली अगर मैं बात करूं तो 1.5 ATP का फॉर्मेशन होता है। ये था हमारा ETS साइकिल। आज जो है शटल सिस्टम पढ़ाने से पहले मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करवाना चाहूंगी आपसे, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपने डन कर दिया तो यानी कि आपने ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन ये बहुत अच्छे से पढ़ा है। मेरे समझाने के बाद में आपने खुद को भी टाइम दिया है उसको समझने के लिए, नोट्स कंप्लीटली आपने बनाए, मुझे ये समझ में आएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये एक होता है ना कि हाईएस्ट मैक्स टू मैक्स जो डिफिकल्ट लेवल अगर एनटीए देना चाहे तो इससे ज़्यादा डिफिकल्ट और कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, मेरा ये मानना है। तो हमें क्या है, अपनी प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि इजी आता है तो हमें आता है, इजी नहीं आता है पेपर, डिफिकल्ट भी आता है तो वो भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, यानी कि बॉटम टू टॉप आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूरा फोकसफुली आपका यहाँ पर होना चाहिए, बिकॉज आप अगर ये नहीं करते हैं, यहाँ पे फोकस नहीं रखते तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करके यहाँ से निकल जाऊंगी और उसके बाद में आप ऐसे ही 1 बाय 1 यूट्यूब को स्क्रॉल करते रहेंगे, एक के बाद एक लेक्चर देखते रहेंगे, और लास्ट में जब होगा दिसंबर जनवरी का टाइम तब आपको होश आएगा तो ओ माय गॉड, बायो जो इतना इजी है, जहाँ पर 360 आउट ऑफ 360 लाना इज नॉट अ बिग डील, 340 मैक्सिमम बच्चों के आ जाते हैं अगर वो स्टार्टिंग से एंड तक मेहनत करें। और ये ड्रॉपर्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो फ्रेशली तैयारी करते हैं ना उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपने बायो में मेहनत नहीं करी तो आप देख सकते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आपका क्या हाल रहने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है गाइस, क्वेश्चन है दैट कैलकुलेट द टोटल नंबर। क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल नंबर calculate the total number of O2 used, metabolic water produced during complete oxidation of one molecule of number 1 glucose, number 2 pyruvic acid and number 3 acetyl CoA। ठीक है, बताना है आपको कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड या एसिटाइल कोए का क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे और कितना O2 यूज होगा। तो कुछ बच्चों का आंसर मुझे लगता है कि अब तक आ जाना चाहिए था कमेंट में, जब तक मैं क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ ना तब तक आंसर मिल जाना चाहिए मुझे, ठीक है। तो नंबर 1 हम बात करें किसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में।
सबसे पहले ग्लूकोज की बात करते हैं। आपको पता है जब एक कंप्लीट मॉलिक्यूल ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस होंगे कि मैम यहाँ पर चलेगा ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन, एक बार होगा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस से बनेगा क्या आपका पाइरुविक एसिड जो चला जाएगा लिंक रिएक्शन में, और एक कंप्लीट ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए 2 बार क्या होती है हमारी लिंक रिएक्शन होती है, और फिर लिंक रिएक्शन के बाद में स्टार्ट होता है क्रेब साइकिल, और एक बार क्रेब साइकिल से कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट में जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो 2 पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, तो एक पाइरुविक एसिड के लिए एक बार लिंक, एक बार क्रेब, 2 पाइरुविक एसिड के लिए 2 बार लिंक रिएक्शन होती है और 2 बार आपका होता है क्रेब साइकिल। ठीक है, अब आपको पता होगा कि एक ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जब होता है तो टोटल कितने मॉलिक्यूल NADH2 बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं हमारे NADH+ के। ठीक है, जब क्या होता है लिंक रिएक्शन होता है तो एक लिंक में एक NADH+ का फॉर्मेशन होता है, तो 2 लिंक में कितने? 2 मॉलिक्यूल NADH+ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और एक बार क्रेब साइकिल होता है तो कितने? टोटल 3 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके? NADH+ के। 3 मॉलिक्यूल बनते हैं NADH+ के, और साथ में बनते हैं कितना? एक मॉलिक्यूल बनता है FADH+ का, FADH2 का, सॉरी FADH+ तो होता ही नहीं, FADH2 का। तो 2 बार क्रेब साइकिल होगा, तो देख लेते हैं कि टोटल नंबर, टोटल कितने NADH+ बने हैं यहाँ पर देखिए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, तो 10 मॉलिक्यूल हमारे बन रहे हैं क्या? NADH+ बनता है। ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल बना है FADH2 का। कब? जब एक बार ग्लाइकोलाइसिस हुआ है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब तो क्या हो रहा है इसमें? ग्लाइकोलाइसिस भी हो रहा है, लिंक भी हो रहा है, क्रेब हो रहा है, तो तीनों के तीनों साइकिल्स जब हो रहे हैं, तीनों प्रोसेस जब हो रहे हैं, तब टोटल 10 मॉलिक्यूल बन रहे हैं NADH+ के, और 2 मॉलिक्यूल बने हैं हमारे FADH2 के। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जब एक मॉलिक्यूल NADH2 से क्या होता है, एक मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन होता है। हमने देखा है ETS में कि क्या हो रहा है, एक NADH+ से क्या जा रहा है, 2 H+ आयन्स और 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वहां तक जाते हैं O2 के पास तक, और H+ आयन कहाँ पे? PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो टोटल कितना? एक बार में एक वाटर के मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है एक NADH+ मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो यहाँ पर कितने? टोटल हाफ O2 का क्या होता है वहां पर यूज होता है। तो यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल किसके हैं? NADH2 है, तो 10 मॉलिक्यूल NADH2, तो एक मॉलिक्यूल के लिए हाफ O2 को यूज किया। सेम चीज किसके लिए है? FADH2 के लिए, कि हाफ O2 इसमें यूज हुआ। ठीक है, तो टोटल 5 + 1 कितना हो गया हमारा? 6 मॉलिक्यूल्स, 6 O2 क्या हुई है हमारी? यूज हुई है। ठीक है, 6 O2 आ गई यहाँ पर। एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक NADH2 का मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल, सॉरी 10 NADH2 से क्या होगा? 10 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, और सेम बात किसके लिए है? FADH2 के लिए, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल FADH2 से बनेंगे, क्योंकि 2 FADH2 के मॉलिक्यूल है। तो टोटल यहाँ पर कितना? टोटल आप देख सकते हो कि टोटल 12 वाटर मॉलिक्यूल, टोटल 12 मॉलिक्यूल ऑफ मेटाबॉलिक वाटर का क्या हुआ? यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ। तो समझ में आया कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जब आप क्या करवा रहे हैं, प्रॉपर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो 6 O2 की रिक्वायरमेंट होती है, और टोटल 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स वहां पर बनते हैं। आपको पता होगा कि एक एरोबिक रेस्पिरेशन की जब आप क्या पढ़ते हैं, इक्वेशन देखते हैं, तो वहां पे ग्लूकोज C6H12O6 + 6 O2 होता है, जो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं सबस्ट्रेट में, 6 O2 होता है। ये रहे वो 6 O2 जो यूज हो रहे हैं, और बाद में क्या होता है, 12 वाटर के मॉलिक्यूल वहां पर रिलीज होते हैं। ये रहे आपके 12 वाटर के मॉलिक्यूल। तो हो गया ये प्रूफ। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन मैंने करवा दिया। अब दूसरा है हमारा, किसका ऑक्सीडेशन करवाना है हमें? पाइरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन करवाना है। तो नंबर 2 पाइरुविक एसिड। ठीक है, तो पाइरुविक एसिड का मैंने क्या करवाया? ऑक्सीडेशन करवाया। तो आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट होता है पाइरुविक एसिड, जो किसमें एंटर करता है?
लिंक और क्रेब में एंटर करता है। एक मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड की बात है, किसकी बात है? एक मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड की बात है। तो उसके लिए क्या होगा कि भाई एक मॉलिक्यूल है तो एक लिंक रिएक्शन होगी पाइरुविक एसिड के लिए। क्या होगी? एक लिंक रिएक्शन होगी। एक सेकेंड, एक बार होगी लिंक रिएक्शन और एक बार होगा आपका क्रेब साइकिल। ठीक है, एक लिंक रिएक्शन में कितने NADH2 का फॉर्मेशन होता है? एक मॉलिक्यूल NADH+ का फॉर्मेशन होता है। और एक क्रेब साइकिल में हमने अभी लास्ट में देखा है कि टोटल कितना, 3 मॉलिक्यूल NADH+ का और एक मॉलिक्यूल बनता है हमारा FADH2 का, राइट। तो टोटल कितने NADH2 हो गए हमारे पास में? 4 मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं NADH+ के और एक मॉलिक्यूल है हमारा FADH2 का। ठीक है, एक मॉलिक्यूल NADH2 के लिए कितनी हाफ O2 को यूज करते हैं? तो 4 के लिए 4 × हाफ O2 प्लस 1 × हाफ O2, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो टोटल 4 × हाफ O2 कितना? 2 O2 हो गया और ये कितना है? हाफ O2, तो 1/2 O2 जो है वो यूज हुई है। टोटल ये O2 यूज हुई है। कब? जब एक पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। अब देखते हैं कि मेटाबॉलिक वाटर का कितना प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पर देखिए, मेटाबॉलिक वाटर का प्रोडक्शन करने के लिए 4 मॉलिक्यूल है NADH+ के, तो कितने? टोटल 4 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर इनसे बनेंगे और एक FADH2 से क्या बनेगा हमारा? एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। तो टोटल कितने? 5 मेटाबॉलिक वाटर का क्या होगा यहाँ पर? प्रोडक्शन होगा। 5 मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस्ड। अंडरस्टैंड? अब एसिटाइल कोएंजाइम वाला तो तुम ही निकाल लो। क्या सारी मेहनत मुझे से करवा लोगे क्या? चलो निकाल देती हूँ मैं, तुम भी क्या याद करोगे। तो नंबर 3 एसिटाइल कोएंजाइम का क्या हो रहा है? जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा भाई? कुछ भी नहीं होगा कि मैम सिर्फ इतना सा होगा एसिटाइल कोएंजाइम A के लिए। अच्छे से लिख देती हूँ। नंबर 3 एसिटाइल कोए, तो उसके लिए क्या होगा? एक बार क्रेब साइकिल चलेगा ऑक्सीडेशन के लिए, तो क्या होगा? क्रेब साइकिल होगा। कितनी बार? एक क्रेब साइकिल से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। किसका? एसिटाइल कोए का, एक मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अब आपको पता है क्रेब साइकिल में क्या होता है कि क्रेब साइकिल में टोटल 3 मॉलिक्यूल बनते हैं NADH+ के और साथ में एक मॉलिक्यूल बनता है FADH2 का, राइट। अब देखिए 3 मॉलिक्यूल NADH2 के और एक मॉलिक्यूल किसका है? FADH2 का है। तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल FADH2 के लिए NADH2 के लिए हाफ O2 को यूज किया गया, तो 3 × हाफ O2, मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए हाफ O2 हुआ तो 3 × हाफ O2 हो गया। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल किसका है? FADH2 का है, तो 1/2 O2 FADH2 के लिए यूज हुआ। तो टोटल कितना यहाँ पर? 3 1/2 कितना हुआ? 1.5 O2 और ये हाफ, तो टोटल कितना? 2 O2 जो है वो यूज किए गए हैं। बात की जाती है किसकी? मेटाबॉलिक वाटर की। किसकी बात की जा रही है? मेटाबॉलिक वाटर की। तो देखिए मेटाबॉलिक वाटर, 3 मॉलिक्यूल NADH+ से कितने? 3 मॉलिक्यूल बने वाटर के और एक FADH2 से एक वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो टोटल कितने? टोटल 4 मॉलिक्यूल किसका? एक सेकेंड, तो टोटल क्या हुआ है? 4 मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। समझ में आया?
क्यों हुआ ये ऐसा? क्योंकि हम ETS साइकिल पढ़ के आए लास्ट लेक्चर में और हमने देखा था कि एक NaDH2 से एक वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है और एक FADH2 से एक मेटाबॉलिक वाटर वहां पर बन रहा है, और टोटल कितना, एक मॉलिक्यूल NaDH2 हो या एक मॉलिक्यूल FADH2 हो, टोटल हाफ O2 को हम वहां पर यूज कर रहे थे। इतनी ही बात थी। तो हमने एसिटाइल कोएंजाइम का भी क्या देख लिया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन देख लिया, कंप्लीट एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन देख लिया है और एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन देख लिया है। वो डायरेक्टली वाटर और मेटाबॉलिक वाटर या ऑक्सीजन जो यूज हुई है इसका कैलकुलेशन न करवाए तो आपसे क्या कर सकता है, FADH2 टोटल नंबर ऑफ FADH2 या फिर NaDH2 के बारे में भी डिस्कस कर सकता है, क्योंकि ATP वगैरह तो जनरली सभी बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन ये NaDH2 और FADH2 याद रखना, वाटर के मॉलिक्यूल्स को याद रखना, ऑक्सीजन कितनी यूज होगी ये याद रखना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो ये एक लास्ट ऑप्शन है कि भाई इससे ज्यादा तो और क्या ही दे देगा तुम्हारा NDA। तो मैं बोल रही हूँ ना कि एकदम बेस से लेकर बॉटम से लेकर टॉप तक की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो अब देखते हैं हम इसके आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। और एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले आप अपनी NCERT की बुक खोल के देख लीजिए और उसकी लाइंस को ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैंने भी क्या किया है, पूरी NCERT की कंप्लीट लाइंस यहाँ पर छाप दिए क्योंकि मेरे को पढ़ के ही बताना है। 2 मिनट का एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, पहले तो आपको ये पता है कहाँ होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कब होता है कि भैया साइटोप्लाज्म के अंदर आपका होगा ग्लाइकोलाइसिस, जिसकी वजह से आपका लास्ट का उसका जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा पायरुविक एसिड। उस पायरुविक एसिड को साइटोप्लाज्म से कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? यही यहाँ पर आपको लाइन लिखी हुई है, ये मुझे पढ़ने की नीड नहीं है, आपको पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है कि फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जो क्या है पायरुविक एसिड या पायरुवेट, is transported from the cytoplasm into the mitochondria। तो उसके बाद में क्या होता है कि जब साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलाइसिस के फाइनल प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो कुछ क्या होते हैं वहां पर, कुछ इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन का एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे या तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ पर इसी स्टेटमेंट से करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो क्या बोल रहा है ये कि ये बोल रहा है, इसने बोला है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का पायरुवेट, जिसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ से, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ इवेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं। पहला इवेंट क्या होता है कि जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, भाई पायरुविक एसिड ही जा रहा है साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा। तो किसका, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे पायरुविक एसिड का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है स्टेप वाइज, और लास्ट में क्या हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। कि हाइड्रोजन रिमूव किया जा रहा है, ये लाइन मैम थोड़ा समझ में नहीं आई, क्यों नहीं किया जा रहा है भाई, पायरुविक एसिड के ही तो H+ आयंस को रिमूव किया जाता है, जिनको किसको दिया जाता है, पायरुविक एसिड के ही तो H+ आयंस को रिमूव किया जाता है, जिन्हें हम NAD+ और FAD को देते हैं, जिसकी वजह से NADH+ और FADH2 का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और तब जाके वहां पर लास्ट में क्या होता है, टोटल 3 मॉलिक्यूल किसके, CO2 के क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। यही होता है कि 3 मॉलिक्यूल CO2 के छोड़े जाते हैं जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुविक एसिड का, और क्या किया जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव किए जाते हैं पायरुविक एसिड से। तो एक तो फिल इन द ब्लैंक्स में अगर ये देगा तो हाइड्रोजन और CO2 जो है
CO2 को तो नहीं हटाएगा, यहाँ से 3 हटा सकता है ये, ठीक है। टोटल 3 CO2 का मॉलिक्यूल जो है वो हटा सकता है, CO2 हटा सकता है, हाइड्रोजन हटा सकता है, फिल इन द ब्लैंक में ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है। करेक्ट इनकरेक्ट में देगा तो पूरी की पूरी लाइन सिमिलर दे सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की जगह मान लो 1 मॉलिक्यूल CO2 दे दिया, 2 मॉलिक्यूल CO2 दे दिया, ये भी कर सकता है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डाल दिया था। तो ये प्रोसेस जिसकी बात की जा रही है कि पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज किए जा रहे हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लीव किए जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस हो रहा है। आपकी किसकी बात की जा रही है कि ये बातें चल रही है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, और ये किससे रिलेटेड है कि भाई ग्लाइकोलाइसिस हो गया, पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है, अब ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि ये लाइन जो है ये लाइन रिलेटेड है आपकी किससे, लिंक और क्रेब साइकिल से रिलेटेड है। किसके बारे में बता रही है ये लाइन, कि ये लाइन बता रही है लिंक और क्रेब के बारे में। वो पूछ सकता है ये लाइन किसको एक्सप्लेन कर रही है, कि लिंक और क्रेब के बारे में बता रही है। ये होता कहाँ है ये, कि भैया ऑक्सीडेशन होता है किसके अंदर, कि ये बात की जा रही है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये चीजें चल रही हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है ये मामला। पहली लाइन जो कि बहुत अच्छे से याद रखनी है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में ये एज इट इज लाइन एनसीईआरटी के मैं बोल के बता सकती थी, बट लिख के इसलिए लाई हो क्योंकि जब लिखा हुआ था सामने तो फोकस बहुत अच्छा होता है। दूसरी लाइन क्या बोल रही है, दूसरी लाइन बोल रही है द पासिंग ऑन टू द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड as part of the hydrogen atoms to molecule O2 with simultaneously synthesis of ATP। आप कल ETS जो लास्ट लेक्चर में आपने देखा है, ETS साइकिल हमने पढ़ा। ETS साइकिल में क्या हो रहा था, ETS में हो रहा था कि भैया NADH H+ जो था उसके पास में क्या था, सॉरी एक सेकेंड रुको, दोनों की बात कर लेते ना जब कर रहे हैं। NADH H+ हो या फिर हो हमारा FADH2, ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं या तो NAD+ बनाएगा NADH+, या फिर FADH2 होगा तो ये FAD बनाएगा। ठीक है, क्यों बनाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि भैया ये रिलीज कर रहे हैं, ये ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो ये रिलीज क्या कर रहे हैं कि ये 2 H आयन जो है वो रिलीज कर रहे हैं। 2 H आयन का मतलब क्या है कि ये 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो H+ आयंस होते हैं ETS साइकिल में वो कहाँ पर कि भैया उठाए जाते हैं मैट्रिक्स से और कहाँ पे पटक दिए जाते हैं, NADH2 का H+ हो या FADH2 का H+ हो, PMS पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर आपका इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वहां पर डाल दिए जाते हैं H+ आयन। तो लास्ट में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसपोर्ट किसका होता है, इस इलेक्ट्रॉन का, ये जाता है कहाँ तक, ऑक्सीजन तक जाता है, जिसकी वजह से वाटर, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी किया है, मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये लाइन क्या बोल रही है कि जब इलेक्ट्रॉन को जो है पास किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया पहले तो इसको पास किया जाता है, ठीक है भाई, हाइड्रोजन जो है क्या बोल रहा है, द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम कौन है कि NADH और FADH2 से क्या किए जा रहे हैं, H+ आयन जो रिमूव हुए हैं, हाइड्रोजन आयन से ही तो रिमूव किए, इलेक्ट्रॉन भी हमने वहां से आया है, हाइड्रोजन आयन रिमूव किए जिसमें H+ आयन और इलेक्ट्रॉन है। H+ आयन हमारे काम के नहीं, इलेक्ट्रॉन वैल्यूएबल रखते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या रिमूव करने के बाद में इनको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है कि इनको मॉलिक्यूलर O2 तक भेजा जाता है, ऑक्सीजन तक जाता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होता है, साइमल्टेनियसली ATP का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ये किसके बारे में बात कर रही है, ये लाइन डिस्कस कर रही है कि यहाँ पर ETS साइकिल होता है, साथ के साथ क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में बात की जा रही है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, भैया ATP भी बन रही है और क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किस में मूव करते हैं, ETS साइकिल में, और लास्ट में ATP का भी फॉर्मेशन होता है। तो वो कब कहाँ पे होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में होता है। यही सब कुछ है आपके किसके बारे में, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो ये लाइंस याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर O2 की बात की थी यहाँ पे, ठीक है ना, ऑक्सीजन की बात की थी, और इलेक्ट्रॉन क्या हुए, रिमूव हुए थे, किससे, हाइड्रोजन एटम से। और हाइड्रोजन एटम क्या था, जैसे कि NADH2 और
FADH2 जो था उसके बारे में बात की है। यही है हमारा इतना सा क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं शटल सिस्टम के बारे में। शटल सिस्टम वैसे बताना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो जो 2 ATP और 3 ATP में तुम हमेशा कंफ्यूज होते रहते हो, उसका प्रूफ तुम्हें देना बनता है। अदरवाइज तो ये चैप्टर हम कब का कंप्लीट करवा देते। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डायरेक्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ाना चाहिए मुझे, और फिर क्या मतलब फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन, और फिर RQ बता देना चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंस बता देना चाहिए और चैप्टर खत्म कर देना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ किसके बारे में, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं शटल सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? शटल सिस्टम के बारे में। शटल सिस्टम, शटल सिस्टम जो है होता किसके अंदर है? सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट्स के अंदर होता है, यूकेरियोट सेल के अंदर। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे दैट प्रेजेंट इन यूकेरियोट्स। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यूकेरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है शटल सिस्टम। ठीक है, शटल सिस्टम बताने से पहले एक यूकेरियोटिक सेल मैं पहले इधर लेके आती हूँ तुम्हें, उस पेज को हम बढ़ने वाले हैं अभी। देखिए ये क्या है, इमेजिन करो कि ये एक यूकेरियोटिक सेल है। क्या है ये? यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, अब आपको पता है कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में हमारा होगा ग्लाइकोलाइसिस। क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो उससे क्या होता है? 3 चीजें होती हैं कि 2 तो बनते हैं हमारे NADH+ का फॉर्मेशन होता है वहां पे ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल NADH+ के बनते हैं। टोटल 4 ATP बनती है जिसमें से 2 ATP जो है वो क्या होती है? कंज्यूम हो जाती है, और लास्ट में नेट गेन ATP का कितना बनता है? 2। ठीक है, तो 2 ATP जो है यानी कि SLP गेन। और इसके अलावा क्या होता है कि 2 पाइरुविक एसिड के फॉर्मेशन होता है। क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके? पाइरुविक एसिड के। ठीक है, अब 3 चीजें हुई हैं। क्या क्या हुआ है कि 2 NADH+ का फॉर्मेशन हुआ है, 2 ATP बनी है SLP के थ्रू, और 2 पाइरुविक एसिड बने। यही पाइरुविक एसिड अब किसके अंदर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये रहा, जैसे ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन सब देख लिया। क्या होगा? साइटोप्लाज्म से किसके अंदर जाएगा? पाइरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा? प्रॉब्लम ये है कि पाइरुविक एसिड कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं कर सकता। सही बात है, मतलब इतना शॉक्ड होने वाली बात नहीं एंटर कर सकता। अभी हम एक लाइन पढ़ के आए एरोबिक रेस्पिरेशन की कि पाइरुविक एसिड के H+ को रिमूव किया जाता है। किसको दे दिया जाता है? NADH+ या फिर FADH2 को। ठीक है, NADH+ को ही दिया जाएगा यहाँ पर, तो उसको दे दिया जाता है। क्या? पाइरुविक एसिड के हम दे रहे हैं H+ आयंस उसको दे रहे हैं। ठीक है, तभी तो जाके क्या हो रहा है? 3 CO2 मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज हो रहे थे। तो 2 पाइरुविक एसिड है, तो इसका क्या किया? इसको हम H+ दे के देखते हैं। इसने H+ दे दिए, किसको? NADH+ को दिए, तो वो बन गया NADH2 बना लिया उसने। ठीक है, तो ये NADH+ है। अगर मैं इसको तोड़ूंगी, टोटल पाइरुविक एसिड के जो H+ आयंस थे वो NAD+ को दिए या FAD को दिए, तो FADH2 या NADH+ बन गया। ठीक है, तो लास्ट में पाइरुविक एसिड की जगह मैं किसकी बारे में बात करूंगी? NADH+ के बारे में। अगर मैं NADH+ को तोड़ूं तो यहाँ पे NADH+ टूटने के बाद में कैसा दिखाई देगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ प्लस 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि पाइरुविक एसिड का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि पाइरुविक एसिड तो डायरेक्ट वैसे भी नहीं जाएगा साइटोप्लाज्म से किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि इसके H+ तो हमने किसको NAD+ को दे दिए थे, जिसकी वजह से वो NADH+ में कन्वर्ट हो गया था। समस्या ये है कि ये NADH+ जो है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर सकता, उसके लिए क्या है, इम्परमिएबल है। तो फिर जाते कैसा भैया, ETS कैसे होगा, जब ये एंटर ही नहीं कर पा रहा है तो ETS कैसे होगा। तो आपको पता है कि ETS के लिए आपको NADH2 कब चाहिए, ETS साइकिल के लिए NADH2 चाहिए था क्या, हमें नहीं चाहिए था। हमें क्या चाहिए था ETS साइकिल के लिए, हमें चाहिए H+ आयन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पूरा मूवमेंट क्या होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन का ही होता है। H+ आयंस तो है वो भी PMS में डाल दिए जाते हैं मैट्रिक्स से उठा के, और लास्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है जो ऑक्सीजन तक जाता है। ये कंप्लीट बात हो गई। अभी इस पे हम वापस आ रहे हैं, इधर देखो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की दो चीज आपको ध्यान रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स का मतलब है कि उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन जिसको हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे NAD+ जो है वो क्या होते हैं, अबंडेंट होते हैं, भर भर के पड़े रहते हैं मैट्रिक्स में, क्या NAD+। लेकिन जो FAD है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होता, वो इनर मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो FAD है ये कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। NAD+ मैट्रिक्स में और FAD बाहर रहता है, ठीक है। हमें पता है कि NADH2 किसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं कर सकता, लेकिन हमें एंटर क्या करवाना है, H+ आयंस और इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाना है। अब दो तरह के शटल चलते हैं यूकेरियोटिक सेल के अंदर, एक चलता है हमारा मेलेट एस्पार्टेट शटल और दूसरा होता है हमारा कौन सा शटल, कौन सा शटल होता है भाई, ग्लाइकोलेट शटल, ग्लाइकोलेट फॉस्फेट शटल होता है, ठीक है। हम 1 बाय 1 दोनों शटल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ मेलेट एस्पार्टेट शटल। तो मेलेट एस्पार्टेट शटल जब चलता है तो क्या होता है बच्चों कि ये जो दो H+ आयन है, क्या है, दो H+ आयन है, इन H+ आयन को भाई NADH2 से तो जा नहीं सकते। अब H+ आयन डायरेक्ट तो जाएंगे नहीं कि चलो मेरा घूमने का मन है, ट्रिप करने का दिल है, ट्रिप प्लान करते हैं और दोस्तों के साथ में निकल जाते हैं, नहीं, मतलब दोस्तों के साथ ही निकलेगा ये भी, लेकिन किसी की हेल्प लेगा। इन H+ आयंस को और इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेता है कि ये चले, इनको एक्सेप्ट कर लेता है कौन, ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट जो है ये H+ आयन और इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये बदल जाता है मेलेट में। क्या हुआ कि NADH2 जो था उसके अंदर क्या प्रेजेंट है कि वो अगर उसको तोड़ा जाए तो वो NAD+ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा। इन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट कर लिया, ऑक्जेलो एसीटेट ने। जैसे ही ऑक्जेलो एसीटेट ने H+ आयन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ये किसके अंदर, मेलेट के अंदर चेंज हो गया। और खास बात ये है कि ये जो मेलेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के लिए परमिएबल है, यानी कि आसानी से आ जा सकता है। अब जब आसानी से आ जा सकता है तो ये मेलेट क्या कर रहा है, ये आ गया है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जैसे ही मेलेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है, क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है, इसको यहाँ पे मिल जाता है NAD+, और NAD+ जैसे इसको मिलता है ये बोलता है कि तुझे इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन की नीड है क्या भैया, मेरे पास में है, तू ले ले मुझसे। तो मेलेट इसको देने के लिए आया है। यहाँ पर मेलेट क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन और H+ आयंस को क्या किया मेलेट ने कि इसको दे दिया। तो जैसे ही दिया NAD+ किस में चेंज हो गया, NADH+ में। मेलेट आया अंदर और इसने इसको दे दिया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, एक परेशानी खड़ी हो गई कि वापस से जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, मेलेट के अंदर चेंज हो गया। एक सेकेंड, मेलेट ने क्या किया, अपने H+ आयन और इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, NAD+ को दे दिए, जिससे ये क्या बना लेता है, NADH2 बना लेता है, ठीक है। अब जैसे ही मेलेट के H+ आयन और इलेक्ट्रॉन निकले तो ये किस में बदल जाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट में, क्योंकि ऑक्जेलो एसीटेट ने जैसे ही H+ और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था तब मेलेट में बदला था। तो अब यहाँ पर ये क्या हुआ, मेलेट ने इसको देने के बाद में ये तो फंस गया यहाँ पर कि ये ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। अब ऑक्जेलो एसीटेट के लिए प्रॉब्लम बढ़ गई
क्यों? क्योंकि ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के लिए क्या है, इम्परमिएबल है, बाहर जा ही नहीं सकता, ये तो यहाँ पे फंस गया। अब ऑक्जेलो एसीटेट क्या करेगा, दिमाग लगाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसको दिखाई देगा क्या, एमीन ग्रुप, तो ये जुड़ जाएगा किसके साथ में, एमीन ग्रुप के साथ में, और ये बना लेगा एस्पार्टिक एसिड। क्या बनाएगा, एस्पार्टिक एसिड बना लेगा। और ये एस्पार्टिक एसिड क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों दीवारों से, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेयर्स हैं उनसे क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा ये एस्पार्टिक एसिड। और ये एस्पार्टिक एसिड कब बना था, जब ऑक्जेलो एसीटेट ने एमीन ग्रुप को, इसका क्या हुआ था, एमीन ग्रुप को NH2 को क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। एस्पार्टिक एसिड जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा, ये क्या करेगा भाई कि वापस से ये जो है डीएमिनेशन कर लेगा, NH2 जो ग्रुप था उसको छोड़ देगा और ऑक्जेलो एसीटेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और वापस से ये जो प्रोसेस होगी, एक सेकेंड, ये जो प्रोसेस होगी वो वापस से क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या बोल रही हूँ मैं, कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की बात थी, ये क्या है, ये है हमारा मेलेट एस्पार्टेट शटल। क्या है, मेलेट एस्पार्टेट शटल। आया समझ में कि क्या हुआ, पायरुविक एसिड तो H+ दे चुका है, अपने इलेक्ट्रॉन दे चुका है, NADH2 बन चुका है। अब NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं उसमें एंटर नहीं कर सकता, इम्परमिएबल है, तो उसको H+ और इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट लेने के बाद में वो मेलेट में कन्वर्ट हो गया। मेलेट अंदर आया तो NAD+ को देखा, NAD+ को देखते ही NADH2 में कन्वर्ट हुआ और वापस से फंस गया ऑक्जेलो एसीटेट बना के। ऑक्जेलो एसीटेट क्या करेगा कि एमीन ग्रुप से जुड़कर एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एस्पार्टिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलकर डीएमिनेशन करेगा, यानी कि जो एमीन ग्रुप जोड़ के बाहर निकला था उसको छोड़ देगा और वापस से ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो शटल था ये वापस से चल जाएगा। अब फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो साइटोप्लाज्म का, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस जब हो रहा था, ग्लाइकोलाइसिस का जो NADH+ था वो कितना, लास्ट में 2 ATP का फॉर्मेशन करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट जो ये NADH2 है ये टोटल 3 ATP का फॉर्मेशन करता है। क्या बोला है मैंने कि ग्लाइकोलाइसिस का जो NADH+ होगा वो 2 ATP का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का NADH2 जो होता है वो टोटल 3 ATP का फॉर्मेशन करता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP। सिमिलर FAD जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये किस में चेंज होगा भाई, FADH2 में बदलेगा, आगे देखेंगे हम। और ये क्या करेगा, ये टोटल करेगा कि ये जो है एक मॉलिक्यूल FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP ही होता है। तो अभी जो हमने ये समझा है इसको हम लास्ट हमारी इस वाली स्लाइड में उतार लेते हैं कि शटल सिस्टम होता है यूकेरियोट्स के अंदर, और इसमें क्या होता है कि इसमें कैरी किए जाते हैं। क्या कैरी करते हैं हम, कैरीज 2H+ या 2 इलेक्ट्रॉन, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं हम, सॉरी या नहीं है, दोनों के दोनों साथ में 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन को हम कैरी करते हैं। कहाँ पे कैरी करते हैं, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक कैरी करते हैं, यही देख के आए हम। तो कैरीज 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच ग्लाइकोलाइटिक NADH और H+। इससे क्या किए जाते हैं, कैरीज किए जाते हैं कहाँ पर, फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया, फ्रॉम कि साइटोप्लाज्म से लेकर माइटोकॉन्ड्रिया तक हर एक ग्लाइकोलाइटिक NADH+ का कितना, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक शटल सिस्टम के अंदर हम कैरी करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि शटल सिस्टम जो है वो 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स। नंबर 1 मेलेट एस्पार्टेट शटल। अभी पढ़ा है मेलेट एस्पार्टेट शटल में क्या हुआ है, मेलेट एस्पार्टेट शटल में कि मेलेट एस्पार्टेट शटल के अंदर हुआ है मैम
1 NADH H+ ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज इक्वल टू है एक NADH प्लस एक NADH2 ग्लाइकोलाइसिस का किसके इक्वल है? एक NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के इक्वल है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और जब एक ग्लाइकोलाइसिस का NADH2 किसके इक्वल है? एक माइटोकॉन्ड्रिया के NADH2 के इक्वल है, तो वहां हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया का NH2 कितना बनाता है? 3 ATP बनाता है। तो टोटल कितना हुआ? 3 ATP हुआ। और हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने? 2 NADH2 बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, तो टोटल 2 NADH2 कितना? 2 मॉलिक्यूल बने हैं। 2 मॉलिक्यूल NADH H+ ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये किसके इक्वल होंगे? 2 मॉलिक्यूल किसके? 2 मॉलिक्यूल NADH+ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH H+ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब एक मॉलिक्यूल से 3 ATP बन रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में, एक NADH2 इक्वल टू 3 ATP था, तो 2 NADH2 इज इक्वल टू कितना होगा? 6 ATP होगा। आया समझ में? अब देखो इधर वापस से आ जाओ। 2 NADH2 किसके? ग्लाइकोलाइसिस के। किस में चले गए? मेलेट एस्पार्टेट शटल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करते हैं, तो टोटल 6 ATP बना रहे हैं। 2 ATP ये रहा, 6 + 2 कितना है? 8 ATP। और 2 पायरुविक एसिड से 30 ATP बनती है। ये मैं ग्लाइकोलाइसिस में तुम्हें काउंट करवा चुकी हूँ, वहां पर ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन वगैरह में सबकी ATP मैंने पहले ही बता रखी है। तो टोटल कितना ATP हुआ? 6 + 2 8 एंड 8 + 30 इज इक्वल टू 38 ATP। यानी कि जब भी सेल के अंदर क्या होगा? यूकेरियोटिक सेल में मेलेट एस्पार्टेट शटल बनेगा, तो वहां पर टोटल ATP कितनी बनेगी? 38 ATP बनेगी। कितनी बनेगी? 38 ATP। तो मेलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू क्या हुआ कि लास्ट में जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि 1 ग्लूकोज इज इक्वल टू 38 ATP। तो अब समझ में आया कि क्यों हम बोलते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का NADH2 2 ATP का फॉर्मेशन करता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का NH2 कितना? 3 ATP का फॉर्मेशन करता है। क्यों 36 और 38 ATP में हम कंफ्यूज होते हैं? अगर पूछा जाए मेलेट एस्पार्टेट के थ्रू तो 38 ATP बतानी है, ठीक है। डायरेक्ट भी अगर NCERT पूछ रही कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कितनी ATP का फॉर्मेशन होता है, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है हमारी NCERT में फिक्स की हुई है, वहां पर शटल सिस्टम के बारे में नहीं बताया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा जो है, दूसरा टाइप शटल सिस्टम का, उसका नाम है हमारा क्या कि दूसरा एक और शटल होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। इस ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। देखिए, आ जाइए पहले इधर समझ लेते हैं। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में क्या होगा कि ये जो NADH2 है, ये NAD+H+ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में तोड़ के देखेंगे तो इसी में जाएगा। इस H+ को और इलेक्ट्रॉन को मेलेट एस्पार्टेट में तो ऑक्जेलो एसीटेट एक्सेप्ट करके मेलेट में कन्वर्ट हो रहा था, इनको ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में कौन एक्सेप्ट करेगा कि इनको जो है ये ले लेगा DHAP। DHAP याद आया? ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया था, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फुल फॉर्म क्या थी इसकी? इसकी फुल फॉर्म थी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यही थी। अब आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया था कि DHAP जो है वो कुछ नहीं कर सकता, वो किसी चीज में कन्वर्ट नहीं होता, आगे की रिएक्शन इससे चल ही नहीं सकती, साइकिल चल ही नहीं सकता। वहां पे भी हमने देखा था कि DHAP जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? 3
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, 3PCl बना रहा था, तो यहाँ पर DHAP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ग्लिसरॉल फॉस्फेट के अंदर। एक मॉलिक्यूल नहीं, दो मॉलिक्यूल बनते हैं DHAP के, तो दो मॉलिक्यूल किसमें, ग्लिसरॉल फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। अब ये जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट है, मैं बता देती हूँ, मेलेट जो था वो माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के लिए क्या था, परमिएबल था, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के लिए जा सकता हूँ कि मेरे अंदर दम है। ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन के लिए क्या है, परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन के लिए परमिएबल नहीं है, यानी कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर इसका एंटर करना क्या है भैया, निषेध है, बैन लगा हुआ है। तो ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट कहाँ जाएगा भाई, कि ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट आउटर मेम्ब्रेन तक ही जाएगा, और ये आउटर मेम्ब्रेन के पास में हमें पता है कि इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड में FAD प्रेजेंट है, तो उसको जाकर देगा ये क्या, अपने H+ आयंस और इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो FAD है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये FADH2 में कन्वर्ट होगा, यानी कि कौन, ग्लिसरॉल फॉस्फेट ने जब इलेक्ट्रॉन लिए थे, हाइड्रोजन लिए थे किससे, DHAP से, तब जाके वो FAD तक आया था। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये FAD ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो है ये वापस से किसमें, DHAP में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये DHAP वापस से क्या चल जाएगा, पहले वाले साइकिल में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो गया आपका ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, इसका क्या नाम है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। अब ये जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है, आपको पता है कि एक FADH2 का जो मॉलिक्यूल होता है उससे एक ATP का फॉर्मेशन होता है, और टोटल हम क्या बोल रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के 2 NADH+ जो थे वो आए हैं कहाँ पर, आपके FAD के पास में। तो यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के 2 NADH2 किस में कन्वर्ट हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया के 2 FADH2 में कन्वर्ट हो गए, और इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया है हमारा 2 ATP का फॉर्मेशन किया है। तो अब हम ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के बारे में देख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में क्या हो रहा है कि मैम यहाँ पर 1 NADH मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH+ ऑफ ग्लाइकोलाइसिस किस में कन्वर्ट हो रहा है, इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, 1 मॉलिक्यूल FADH2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। तो आपको पता है एक ग्लाइकोलाइसिस मॉलिक्यूल का क्या, NADH2 एक ATP बनाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का FADH2 का एक मॉलिक्यूल भी एक ATP का फॉर्मेशन करता है। तो टोटल 2 ATP बनने वाले हैं वहां पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि टोटल एक ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। तो 2 मॉलिक्यूल NADH+ ऑफ ग्लाइकोलाइसिस is equal to 2 molecule FADH2 of mitochondria. तो टोटल कितना हुआ भाई, एक मॉलिक्यूल 2 ATP बनाता है, एक सेकेंड, क्या गड़बड़ करवा रहे हो तुम, 2 ATP बनाता है तो टोटल कितनी, 4 ATP बनेंगी, ठीक है। तो एक कंप्लीट ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा किसके थ्रू, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू, तो कितनी ATP बनेगी, देखिए इधर। सो 1 ग्लूकोज इज इक्वल टू क्या होगा कि भैया 1 ग्लूकोज कितनी, 4 ATP तो हो गई किसकी, FADH2 की, 2 ATP SLP वाली और 30 ATP पायरुविक एसिड वाली। तो टोटल हो गई है हमारी कितनी, 36 ATP। तो अब समझ में आया कि 38 ATP या 36 ATP का ऑप्शन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। जब तक मेलेट एस्पार्टेट शटल की या फिर पर्टिकुलर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल की बात नहीं की जाए तब तक 38 ना 36 कुछ याद नहीं रखना,
डायरेक्ट याद रखनी है आपको 38 एटीपी, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ 38 एटीपी के बारे में बताया गया है, शटल सिस्टम वहां नहीं बताया। ये मैंने आपको अपनी तरफ से बताया ताकि आपको याद रहे कि क्यों हम 36 या 38 एटीपी के बारे में बात करते हैं। अब ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन में जो शटल सिस्टम हो रहा है, इसमें हमारी यूकेरियोटिक सेल के अंदर की हमने बात कर ली, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसके अंदर, एरोबिक बैक्टीरिया की बात करूं मैं, किसकी बात करेंगे हम अब बात कर रहे हैं एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में। तो एरोबिक बैक्टीरिया की जो सेल स्ट्रक्चर होती है वो आपको पता ही होगा कि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। मान लो ये एरोबिक बैक्टीरिया की सेल है, इस सेल में ये क्या है, यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह हो जाएगा, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अलावा एरोबिक बैक्टीरिया की क्या इनर मेम्ब्रेन अंदर ही मूवमेंट करके इनवेजिनेट करके क्या बनाती है, मीजोजोम बनाती है। यानी कि अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर, तो क्या इसके अंदर ईटीएस नहीं होगा क्या? डेफिनेटली होगा भाई, क्यों नहीं होगा, एरोबिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम, तो एरोबिक बैक्टीरिया में भी ईटीएस होगा। तो साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा इसका सब कुछ, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह, ठीक है। फिर इसका जो पाइरुविक एसिड होगा ये अकेला जाएगा कहाँ पे, क्रेब साइकिल ईटीएस करने के लिए अकेला कहां पर जाएगा, ये मीजोजोम के पास में। यानी कि मीजोजोम में क्या होगा, इसका ईटीएस होगा। ईटीएस करने के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो कहां पर जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये जाएगा ईटीएस के लिए मीजोजोम के अंदर। तो यानी कि जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें डायरेक्टली एटीपी का फॉर्मेशन पूछा जाए तो कितनी एटीपी बनती है, तो ईटीएस के थ्रू जब हो ही नहीं रहा है क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीएस नहीं हो रहा, और जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं तो शटल सिस्टम नहीं होगा ना, वहां पे मेलेट एस्पार्टेट शटल होता है यहाँ पे नहीं, यहाँ पर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल होता है। और जब शटल ही नहीं है तो 38 या 36 वाला ऑप्शन एरोबिक बैक्टीरिया के लिए नहीं है। डायरेक्टली क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर कि 38 एटीपी बनेगी। क्या बोला मैंने कि एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है और मीजोजोम होता है, ठीक है। उसकी इनर मेम्ब्रेन मीजोजोम बना लेती है। सारा का सारा प्रोसेस जो भी ग्लाइकोलाइसिस लिंक विंक करना है सब हो गया साइटोप्लाज्म में। कहां पर, मीजोजोम के अंदर ईटीएस साइकिल होती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही तो यूकेरियोटी में हमने देखा था कि शटल सिस्टम चल रहे थे, मेलेट एस्पार्टेट और ग्लिसरॉल फॉस्फेट। जब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो शटल होगा क्या, नहीं होगा। तो डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन, एटीपी गेन कितनी होगी, 38 एटीपी होगी। यही तो बात कर रही हूं मैं कि बैक्टीरिया के संदर्भ में, बैक्टीरिया के से रिलेटेड ये चीज याद रखनी। तो क्या बोल सकते हो आप, दैट इन एरोबिक बैक्टीरिया, in aerobic bacteria net gain of ATP from one glucose is always 38 ATP because as they don't have शटल सिस्टम। क्यों नहीं है शटल सिस्टम, बिकॉज उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती है, इसलिए एरोबिक बैक्टीरिया में फिक्स है कि क्या होगा, 38 एटीपी का ही क्या होगा, नेट गेन होगा। तो यहाँ पे हम शटल सिस्टम के बारे में, एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में, सबके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, रेस्पिरेटरी शीट के बारे में। किसके बारे में, रेस्पिरेटरी शीट के बारे में। एनसीईआरटी की किताब खोल के बैठ जाओ, वहां पर भी यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो यहाँ पर मैंने सामने लिख दिए हैं। अब रेस्पिरेटरी शीट में मैं जो अभी आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ उसको पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि अब तक जो हमने पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब, ईटीएस 3 से 4 लेक्चर्स में, तो मिनिमम 5 घंटे की हमारी स्टडी हो चुकी है। स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट आपको ये लगेगा कि जो भी मैम ने पढ़ा है वो सब गलत है। क्या है कि मैम ने जो भी पढ़ाया और हमने जो पढ़ा वो सब कुछ गलत है।
पेशेंस के साथ में सुनना, क्योंकि आफ्टर 7 मिनट, विद इन 8 मिनट आई विल प्रूव कि जो हमने पढ़ा है वो सही है, तुम्हें वापस से फेथ हो जाएगा। लेकिन अब एनसीईआरटी ने जो बोला है, उसने जो करने के लिए बोला है, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। तो आपकी लाइंस यहाँ पर है, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। लाइंस क्या बोल रही हैं कि जो आप टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जब होता है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन होता है, और उसमें टोटल कितनी एटीपी का जो गेन हुआ है, उसको जो अब आप कैलकुलेट करते हो, जो उसका अजम्पशन लगाते हो, वो क्या वो करते हो टोटल 4 पॉइंट्स के बेसिस पर। ठीक है, 3 पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने, एक और पॉइंट जो है लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि 4 पॉइंट्स के बेसिस पे क्या करते हो आप, टोटल बताते हो कि कितनी एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, एटीपी गेन हुई है, और एक अजम्पशन लगाते हैं, हम एक आइडिया लगाते हैं। ठीक है, देखो लास्ट में क्या है, इट इज पॉसिबल टू मेक क्या कैलकुलेशन of the net gain of ATP for every glucose molecule oxidized, but in reality this can remain only a theoretical exercise। कि तुम थ्योरी के अकॉर्डिंग एक assumption लगा रहे हो। These calculation can be made only certain assumption that, क्या क्या assumption लगाते हैं हम कि भैया इतनी एटीपी बनेगी, 36 बनेगी, 38 बनेगी, हम assumption लगाते हैं। क्या क्या assumption लगाते हैं? पहले वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि हम लोग ये बोलते हैं कि जितनी भी साइकिल्स हैं, जैसे सबसे पहले कि एक सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर लिंक रिएक्शन होगी, फिर क्रेब साइकिल चलेगा, फिर ईटीएस साइकिल चलेगा, और इस तरह से लाइन से जब सारे के सारे पाथवे हम बताते हैं, तब हम बताते हैं कि टोटल एटीपी का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ है। तो देयर इज अ सिक्वेंशियल ऑर्डर पाथवे फंक्शनिंग विद वन सबस्ट्रेट forming the next and with glycolysis TCA cycle ETS pathway following one after another। कि पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर क्रेब होगा, फिर ETS होगा, कि एक के बाद एक दूसरे को फॉलो करते हुए क्या होते हैं, हमारे साइकिल, हमारे पाथवे चलते हैं। ये बात है। दूसरी लाइन बोल रही है दैट NADH2 the NADH synthesis is glycolysis is transformed into the mitochondria and undergoes ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हमने क्या बोला कि साइटोप्लाज्म के अंदर जब पाइरुविक एसिड बन जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो जाता है, तो वो NADH किसके पास जाता है, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफर होता है, और फिर वहां पर ETS साइकिल होती है, साथ के साथ वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। यही बात करते आ रहे हैं हम, अब तक पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट बोलता है कि none of the intermediates in the pathway are utilized to synthesis any other compound। कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्रेब होगा, ETS होगा, इसके अलावा कोई और पाथवे नहीं होता, कोई भी ग्लूकोज का इंटरमीडिएट नहीं बन सकता। यही हम बोलते हैं, क्योंकि जब लाइन से चलेगी चीजें तभी तो हम एटीपी का टोटल फॉर्मेशन कर पाएंगे। और लास्ट वाली लाइन ये बोल रही है कि ओनली जब ग्लूकोज का क्या हो रहा होता है, रेस्पिरेशन हो रहा होता है, तो ये जो पाथवे होता है इसमें इंटरमीडिएट भी नहीं बनता, और कोई और पाथवे यहाँ पर क्या होता है, शुरू नहीं होता है, यानी कि दूसरा कोई पाथवे में एंटर नहीं कर सकता ग्लूकोज। क्या क्या होता है, मैं हिंदी में बताती हूँ। पहला तो मैंने बोला कि सारे के सारे पाथवे जो है लाइन से होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब, फिर ETS होता है, तब जाके हम टोटल एटीपी का अजम्पशन कर पाते हैं कि नेट गेन एटीपी कितना हुआ। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि किसी भी तरह का इंटरमीडिएट नहीं बनता ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन हो रहा हो। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लूकोज इन्हीं पाथवे में क्या करता है, एंटर करता है, किसी नए पाथवे में एंटर नहीं कर सकता। और एक और पॉइंट जो था वो ये बोल रहा है यहाँ पर कि जो NADH है, NADH2 बनता है कि पाइरुविक एसिड जब बन जाता है और उससे उसके H+ आयन NADH2 FADH2 को दे दिए जाते हैं, तो वो कहाँ पर जाते हैं कि वो जाते हैं साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इतनी देर से हम यही पढ़ के आ रहे हैं, लाइन से पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन इसकी जो लास्ट लाइन है ये बोल रही है लेकिन कि ये जो है ना कि एग्जैक्टली ऐसा होता है, ये किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर ये वैलिड नहीं है। सही बात है भाई, आज अगर मैं अपनी किसी पर्टिकुलर एक सेल की बात करूं तो उस सेल के अंदर ऐसा थोड़ी कि एक सेल के अंदर एक बार में जब तक
मेरा ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होकर क्रेब शुरू होकर ईटीएस कंप्लीट होकर एटीपी नहीं बन जाती, तब तक दूसरे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर सकता। इसी एक सेल के अंदर क्या हो रहा होगा, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ईटीएस चल रहा होगा, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होगा, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का क्रेब साइकिल हो रहा होगा। और हम टोटल कैसे बता सकते हैं कि इतनी ही एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है? भाई एटीपी ऐसा थोड़ी कि सिस्टम ये बोल रहा है कि नहीं भाई पहले तुम पूरी बना लो, तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी तुम्हें बनानी है, फिर ना एक साथ क्या करेंगे हम इसको यूज करेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना, जैसे घर में मम्मी बोलती है कि हम लोग बोलते हैं मम्मी को, कई बार हमें प्यार आ रहा होता है उन पे, वैसे तो हम बैठ जाते हैं एक बार में प्लेट लेकर कि जैसे ही मम्मी बनाएंगी खाना हमें सबसे पहले दे दो, हम वेट नहीं करते कि नहीं मम्मी पूरा खाना बना लो पहले, सब साथ में मिलजुल कर खाएंगे। ठीक है, कभी कभी हमें लाड़ ज्यादा आता है तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं आज पूरे घर का खाना एक साथ बना लो, सब बैठ के खाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम ये बोल देगा कि नहीं भाई तू पूरी एटीपी जितनी बननी चाहिए वो तू बना ले, फिर हम धीरे धीरे करके यूटिलाइज करेंगे। नहीं, कहीं पे भी एटीपी यूज हो रही होगी, कहीं पे भी बन रही होगी। ठीक है, दूसरी चीज कि ग्लूकोज जो है किसी और पाथवे में नहीं जा सकता। क्यों भाई? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन में हो रहा है तो कुछ और नहीं बन सकता, वहां इंटरमीडिएट नहीं बन सकता। हमने बोला था, हम जब पढ़ रहे थे ग्लाइकोलाइसिस, कि पाइरुविक एसिड जो होता है अगर हमारी सेल को रिक्वायरमेंट है तो पाइरुविक एसिड NH2 को एक्सेप्ट करके एलेनिन अमाइनो एसिड भी बना सकता है या किसी और पाथवे में भी जा सकता है, ये भी तो हमने बोला था। तो हम तो फिक्स बोल रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जब होगा तो 2 पाइरुविक एसिड बनेंगे, तो 2 पाइरुविक एसिड बनेंगे तो वहां पे 30 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ये हमने अपनी तरफ से फिक्स एक्यूरेट कैलकुलेशन बता दी। और एक बात बताओ, एटीपी के ऊपर क्या टैग लगाता है क्या कि ये एटीपी जो है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू बनी है, ये एटीपी क्रेब साइकिल में बनेगी, ये एटीपी जो है ईटीएस के थ्रू बनाई गई है? ऐसा तो नहीं होता। तो कि भाई ये सारी चीजें जो अब तक हमने पढ़ी वो गलत ही है ना। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इतनी एटीपी बनी है? ठीक है, क्योंकि एक लिविंग सिस्टम के अंदर सारी चीजें लाइन से सीक्वेंस से हो ये पॉसिबल नहीं है कि ग्लाइकोलाइसिस होगा तभी क्रेब होगा, क्रेब होने के बाद ही ईटीएस होगा और एक बार में एक चीज इस तरह से सीक्वेंस में चलेगी। एक ही सेल के अंदर क्रेब भी चल रहा होता है, ग्लाइकोलाइसिस भी हो रहा होता है, ईटीएस भी हो रहा होता है, वहाँ एटीपी बन भी रही होती है, एटीपी यूज भी हो रही होती है। एग्जैक्टली आप एटीपी कितनी बन रही है ना इसको डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक लिविंग सिस्टम के अंदर जो है ये बताना सही नहीं है, ये अजम्पशन एक्यूरेट नहीं है, गलत है, ये वैलिड नहीं है। All pathway work simultaneously and do not take place one after another, कि सारे के सारे पाथवे जो है वो साथ में ही काम करेंगे या फिर एक के बाद एक ही काम करेंगे, एक साथ काम नहीं कर सकते या अलग अलग तरीके से काम नहीं कर सकते, ये वैलिड नहीं है बताना। ठीक है, सबस्ट्रेट एंटर द पाथवे एंड आर विड्रॉन फ्रॉम इट एज व्हेन नेसेसरी एटीपी इज यूटिलाइज, कि जब तुम बोलोगे तभी एटीपी जब बनेगी तभी यूटिलाइज हो। क्यों भाई? पहले भी तो यूज हो सकती है, ये भी मैं भी इतनी देर से ये बोल रही हूँ। और एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मींस, कि भाई तुम्हारा जो साइकिल चल रहा है ग्लाइकोलाइसिस हो, क्रेब हो या ईटीएस हो, उसमें एंजाइम के बिना कुछ नहीं हो सकता। और तुम कैसे बोल सकते हो कि एंजाइम हमेशा एक्यूरेटली तुम्हारी हेल्प के लिए बैठे रहेंगे? हो सकता है कुछ और आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो गई, एंजाइम ने काम करना ही बंद कर दिया। जब एंजाइम काम नहीं कर रहा है तो आगे का प्रोसेस नहीं हो रहा, तो तुम कैसे बोल रहे हो कि लाइन से इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है एग्जैक्टली इतनी एटीपी बन रही है? कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि अगर 10 तरह के एलेनिन आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड अलग अलग तरीके से एक सेल के अंदर पड़े हैं, वो सारे के सारे अमाइनो एसिड जो एलेनिन वगैरह है वो एमीन ग्रुप को छोड़कर डीएमिनेशन करके पाइरुविक एसिड में अगर कन्वर्ट हो गए तो हम तो ये बोलते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू 2 पाइरुविक एसिड बनते हैं। तो टोटल तो वहां पर 2 ग्लाइकोलाइसिस से बन गए, 10 अमाइनो एसिड जो एलेनिन थे वो डीएमिनेशन करके आए तो 12 पाइरुविक एसिड हो गए। तो इस तरह से तो डिसबैलेंस हो जाएगा कि मामला, क्योंकि एंजाइम्स हैं आपके कहने पे आपके ऑर्डर पे काम नहीं करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। आप कैसे एक लिविंग सिस्टम के अंदर डिसाइड कर सकते हो कि ये प्रोसेस फिक्स है? भाई कोई स्कूल का टाइमिंग थोड़ी कि 5 से 8 फिक्स हो गया टाइम, उसमें 1 घंटे बायो की क्लास हो गया, 1 फिजिक्स की, 1 घंटे केमिस्ट्री की, फिर इतने मिनट का लंच, ऐसा नहीं होता। बॉडी है भाई, लिविंग सिस्टम की आप बात कर रहे हो। ठीक है, yet it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of the living system। पर फिर भी कि ऐसा तो होता तो नहीं है, आप मान नहीं सकते थ्योरेटिकली ऐसा होता है कि ऐसे अजम्पशन नहीं लगा सकते, लेकिन हाइपोथेटिकली आपको ये एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि हमें एक्यूरेटली एक एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज का जो क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ उससे कितनी लास्ट में 38 एटीपी, मैंने कहा था शटल सिस्टम के बारे में आपकी एनसीईआरटी नहीं बताती, वो एक्यूरेटली बोल रही है कि 38 एटीपी का क्या होगा यहाँ पे
फॉर्मेशन होगा, तो कि एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसके अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, तो 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये एक एफिशिएंसी, एक ब्यूटी है किसी लिविंग सिस्टम की। एक हाइपोथेटिकली जो आपने सिचुएशन क्रिएट की है उसके बारे में हमने बताया, तो हम बता तो नहीं सकते कि ऐसा एक्यूरेट नहीं होता, फिर भी हमें यही मानना होगा। तो मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग में जो भी पढ़ा था वो झूठा हो सकता है, झूठा बताएगी एनसीईआरटी, लास्ट में खुद ही मान लेगी, फेथ आ जाएगा। तो रेस्पिरेशन के बारे में टॉपिक क्या है, द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो आपको ये चारों पॉइंट्स पता होना चाहिए कि हमने एटीपी गेन कैसे हुई है, उसका कैलकुलेशन जो किया है वो किन 4 पॉइंट्स के अजम्पशन के थ्रू किया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यही बताना था। इस आज के लेक्चर का जो है हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है एम्फीबॉलिक पाथवे। क्या है, एम्फीबॉलिक पाथवे, ठीक है। एम्फीबॉलिक पाथवे चाहो तो आप एनसीईआरटी की किताब खोल के बैठ जाओ और उसके अंदर जो लाइंस लिखी हुई है एनसीईआरटी की वो आपको पढ़ लेनी है, बाकी डायग्राम तो यही है। अब क्या होता है कि ये बोल रहा है, हम बोलते हैं रेस्पिरेशन को स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि रेस्पिरेशन एक तरह का कैटाबॉलिक प्रोसेस है। लेकिन थोड़े टाइम बाद हम बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि ग्लूकोज जो है, सॉरी रेस्पिरेशन जो है वो एक तरह का एम्फीबॉलिक पाथवे है। कैसे है कि जनरली आपके एनसीईआरटी बोलती है कि जनरली जब रेस्पिरेशन होता है तो उसकी प्रायोरिटी में होता है कि सबसे पहले ग्लूकोज का क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद में फैट का, और लास्ट में हम प्रोटीन का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। होता है ना कि कई बार तुम अनशन पर बैठ गए किसी बात को मनवाने के लिए, 4-5 दिन से खाना नहीं खा रहे हो, 4-5 दिन से खाना नहीं खाने से आपकी बॉडी का ग्लूकोज पूरा खत्म नहीं होता, मैं पहले बता दूं, कम से कम 10 से 15 दिन होते हैं ना, तब जाके आपकी बॉडी में बाकी ये जो फैट प्रोटीन वगैरह जो है ये इनका डिनेचुरेशन होने लगता है, यानी कि सॉरी डिनेचुरेशन टर्म यूज नहीं है, उनका ऑक्सीडेशन होने लगता है, ये तुम समझो। तो सिंपल सी बात है कि जब ग्लूकोज के बारे में तो हम पूरे चैप्टर में पढ़ते ही आ रहे हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन वगैरह होगा, तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज एक ही बात है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है जिसमें सिंपल शुगर क्या आती है, ग्लूकोज, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो ये सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाएगा, उसके बाद में ये DHAP में कन्वर्ट होगा, और DHAP तो आगे रिएक्शन करवा ही नहीं सकता, आगे साइकिल को कंटिन्यू कर नहीं सकता, तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल जाएगा, फिर आगे पाइरुविक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक हमारा ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो गया, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर हुई हमारी लिंक रिएक्शन। क्या हुई बच्चा, लिंक रिएक्शन हुई। लिंक रिएक्शन पाइरुविक एसिड में लिंक रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया है, ठीक है। फिर ये एसिटाइल कोए किसके अंदर एंटर कर जाएगा, क्रेब साइकिल के अंदर, और क्रेब साइकिल में हम देखते हैं कि बीच में एक जगह पे अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और क्रेब साइकिल के लास्ट में क्या बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यही है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिंपल सा किसका, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, कि कैसे ग्लाइकोलाइसिस हुआ, फिर लिंक हुआ, फिर क्रेब हुआ, ये हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसा होता है वो आपको पता है कि ग्लूकोज कैसे टूटेगा रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फैट और प्रोटीन के बारे में। तो पहले फैट के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन लास्ट में टूटेगा। आपकी एनसीईआरटी की बुक बोलती है कि फैट जो है वो डायरेक्टली किसके अंदर, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि फैट का क्या होगा, डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नहीं होगा। आप डायरेक्टली फैट को नहीं तोड़ सकते। पहले फैट किसकी प्रेजेंस में, लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसमें, लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा, या तो फैटी एसिड में, या फिर ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ग्लिसरॉल के अंदर ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। किसके अंदर, कि या तो ये फैटी एसिड बनाएगा या फिर ये क्या करेगा, ग्लिसरॉल बनाएगा, ठीक है। अब इमेजिन करो कि अगर ये ग्लिसरॉल बनाता है, क्या कर रहा है, ग्लिसरॉल बनाएगा, तो ग्लिसरॉल बनाने के बाद में सबसे पहले क्या होगा, ग्लिसरॉल, जैसे ही फैट ने लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में या तो ये फैटी एसिड बना दिया या फिर ग्लिसरॉल बना दिया। इमेजिन करो इसने बनाया ग्लिसरॉल, क्या बनाया, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बनाएगा तो ये ग्लिसरॉल जो है डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आगे जाके ये बना लेगा पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड बनाने के बाद में क्या होगा कि लिंक रिएक्शन होगी, एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाएगा, और फिर क्रेब साइकिल हो जाएगा। यानी कि ऑल ओवर क्या हुआ, आधा थोड़ा बहुत क्या हुआ, हमारा ग्लाइकोलाइसिस हुआ, फिर लिंक हुआ, और फिर क्रेब साइकिल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर
फेट ने लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब फेट टूट रहा है तो वो टूट गया फैटी एसिड में। तो फैटी एसिड में टूटने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल CoA में। यानी कि ये डायरेक्ट क्या करेगा कि ये एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होने के बाद में ये डायरेक्ट करेगा क्रेब साइकिल, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस लिंक से इसको कोई लेना देना नहीं है, ये क्रेब साइकिल करेगा। तो ग्लिसरॉल टूटेगा किसके अंदर, एसिड ग्लिसरॉल टूटेगा, आगे क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड बनाएगा। पहले किसके अंदर एंटर करेगा कि ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट प्रोडक्ट में, फिर उसके बाद में लिंक, देन क्रेब साइकिल होगा। लेकिन फैटी एसिड बन गया अगर तो डायरेक्टली वो किस में एंटर कर जाएगा कि भैया वो क्रेब साइकिल में एंटर कर जाएगा। तो ये टूटा है, क्या हुआ है, ग्लिसरॉल बना या फैटी एसिड बना, उसका आगे किसी और चीज को बनाना, पायरुविक एसिड बनाना या एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना, तो उनका क्या हुआ है भैया कि यहाँ पे इनका हुआ है कैटाबॉलिज्म। क्या हुआ है, कैटाबॉलिज्म हुआ है, ठीक है, कैटाबॉलिज्म हुआ है। व्हाट इफ उनका मूड हो गया कि नहीं बनाना, वापस से चेंज करना है, क्या होना है, वापस से चेंज करना है कि हमें नहीं बनाना, तो इस एसिटाइल CoA से वापस फैटी एसिड बन सकता है और इस पायरुविक एसिड से वापस से क्या बन सकता है, ग्लिसरॉल बन सकता है। तो कैटाबॉलिज्म किसका हुआ था, ग्लिसरॉल का या फैटी एसिड का कैटाबॉलिज्म हुआ, तब जाके पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। उनका मूड नहीं है वापस से चेंज करने का मूड है, तो वापस से इन्होंने अपने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को बना लिया। तो अब क्या हो रहा है इनका कि अब इनके साथ में हो रहा है एनाबॉलिज्म। क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर हो रहा है अब इनका एनाबॉलिज्म। तो ऑल ओवर आप ये बोल सकते हो कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस चल रहे हैं रेस्पिरेशन के अंदर, तो इन दोनों को आपस में मिला के हम क्या बोलेंगे, एम्फीबॉलिक पाथवे हुआ है। इसलिए रेस्पिरेशन को स्टार्टिंग में कैटाबॉलिज्म बोल रहे थे लेकिन लास्ट में हमने एम्फीबॉलिक बोला। तो ये फेट का इस तरह से क्या हुआ है कि भैया कैटाबॉलिज्म हुआ है, इस तरह से फेट के अंदर प्रॉपर फेट का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। अब अगर प्रोटीन को क्या करना हो, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होना, तो प्रोटीन का ऑक्सीडेशन किस में होगा, पहले प्रोटीएज एंजाइम की प्रेजेंस में। किसमें, प्रोटीएज एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोटीन टूटेगा अमाइनो एसिड में। फिर ये अमाइनो एसिड क्या करेंगे, फिर ये अमाइनो एसिड जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि ये डायरेक्ट क्रेब साइकिल में आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि ये अमाइनो एसिड में आपको पता है NH2 ग्रुप वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये अमाइनो एसिड क्या है, आपका एलेनिन वाला अमाइनो एसिड है, कौन सा है, एलेनिन वाला अमाइनो एसिड है, तो ये एलेनिन वाला अमाइनो एसिड है, तो ये कन्वर्ट होगा सबसे पहले किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। या ये अमाइनो एसिड क्या है, आपका ल्यूसीन या लाइसिन वाला अमाइनो एसिड है, तो ये अमाइनो एसिड किसके अंदर एंटर करेगा कि ये बनाएगा आपका एसिटाइल कोएंजाइम है। और अगर ये अमाइनो एसिड है हमारा ग्लूटेमिक एसिड, क्या है, ग्लूटेमिक एसिड, तो ये अमाइनो एसिड हमारा बनाएगा अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड। अब आप सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी की बुक ने तो डायरेक्ट दिखा रखा है कि अमाइनो एसिड किस में बदल रहा है, एसिटाइल CoA में बदल रहा है। आपने तो अमाइनो एसिड का अलग अलग चीजें बता दी कि एलेनिन होगा तो पायरुविक एसिड बनेगा अमाइनो एसिड में, अगर अमाइनो एसिड ल्यूसीन या लाइसिन टाइप का होगा तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, और अगर अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड होगा तो वो अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड बनाएगा, आगे जाके उसमें टूट जाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा ही होता है। आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम में अधूरी बातें, थ्योरी में पूरा लिखा हुआ है कि प्रोटीन जब अमाइनो एसिड बनाता है तो अमाइनो एसिड से इसका ऑक्सीडेशन मल्टीपल वेराइटीज, मल्टीपल डेरिव्स में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो वो एलेनिन भी हो सकता है, ल्यूसीन भी हो सकता है, ग्लूटेमिक एसिड भी हो सकता है। समझ में आया यहाँ पर। अब वापस से क्या करना है कि ये तो हो गया कैटाबॉलिज्म हुआ, ये क्या हुआ कि ये हुआ कैटाबॉलिज्म, किसका हुआ, टूट गए ना भाई, एलेनिन वगैरह किस में, एसिटाइल कोएंजाइम या पायरुविक एसिड में टूट गए, तो इनका कैटाबॉलिज्म हुआ। अब एलेनिन ग्लूटामिक एसिड हो गया या फिर क्या हो गया, एलेनिन ग्लूटामिक एसिड हो गया या फिर ल्यूसीन वगैरह है, ये सब क्या कर रहे हैं, अपने NH2 जो डी एमिनेशन करें, यानी कि जो NH2 था इनके अंदर प्रेजेंट उसको क्या कर दे, ये रिलीज कर दे वापस से, तो ये अमाइनो एसिड से क्या बना लेंगे, वापस से प्रोटीन बना लेंगे। तो यानी कि अब इनका क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, एनाबॉलिज्म हुआ, बनने का काम कर दिया इन्होंने, तो तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों चल रहे हैं, यानी कि एम्फीबॉलिक पाथवे हो गया, ठीक है। ये याद रखना है कि कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हुई थी। पूछा जाए कि
एलेनिन अमाइनो एसिड एंटर इन रेस्पिरेशन इज कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में नहीं, एलेनिन होता है पाइरुविक एसिड में। ल्यूसीन या लाइसिन अमाइनो एसिड इज एंटर इन रेस्पिरेशन will be converted into acetyl CoA. Glutamic amino acid is enter in respiration will be converted into alpha ketogluteric acid. एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि दिया हुआ है एनसीईआरटी में, थ्योरी में दिया हुआ है, जो कि क्लियरली मेरा तो काम है, मेरे को स्पेशली डिटेल में बताना पड़ेगा, डायग्राम में नहीं दे रखा तो उसका तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे ही फैटी एसिड या ग्लिसरॉल से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि ग्लिसरॉल जब क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन में एंटर कर रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? तो ग्लिसरॉल कन्वर्ट होगा पाइरुविक एसिड में, और फैटी एसिड अगर आपका किसके रेस्पिरेशन के अंदर एंटर कर रहा है तो किस में कन्वर्ट होकर एंटर करेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होकर एंटर करेगा। लास्ट में आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर पाइरुविक एसिड, एसिटाइल कोए, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक, क्रेब सब चल रहा है, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए एक ऐसा प्रोडक्ट है या मैं बोलूँ एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑलमोस्ट जो है रेस्पिरेशन में कुछ भी एंटर करे, कार्बोहाइड्रेट एंटर करे, प्रोटीन एंटर करे, या फिर हमारा फेट एंटर करे, फेट का फैटी एसिड वाला या ग्लिसरॉल वाला, इस जगह से तो होकर सबको गुजरना, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हर किसी को एक बार कन्वर्ट होना है। तो पूछा जा सकता है कि एम्फीबोलिक पाथवे का एक फिक्स कंपाउंड ऐसा कौन सा है जिसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और अमाइनो एसिड हो, प्रोटीन हो, कुछ भी हो, उसका क्या हो रहा होता है, रेस्पिरेशन हो रहा होता है या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो याद रखना है कि उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो था हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत ज़्यादा याद रखने वाली नहीं है, आप एक बार भी रिवाइज करोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगी। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन जैसा कुछ नहीं किया हमने, एक क्वेश्चन किया था उसी में तुमने टाइम लगा दिया, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे खत्म होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद में एनसीईआरटी में 3 से 4 पॉइंट और दिए हुए हैं जो किससे रिलेटेड है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, फिर मैं एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या करूँगी, डिफरेंस बताऊँगी आपको, और लास्ट में हम इस चैप्टर में आरक्यू पढ़ेंगे और ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, फोटोसिंथेसिस के कंपेयर में तो बहुत छोटा चैप्टर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय स्टूडेंट।